methods to calculate correlation. कोरिलेशन निकालने के कई मेथड्स हैं, उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला हम बोल देते हैं मेथड्स को, बाद में देखूंगी, ग्राफिकल मेथड, यानी जिसको आप ग्राफ पे या थ्रू फिगर शो कर सकते हो। पता नहीं। एंड द सेकेंड वन इज अल्जेब्रिक मेथड। अल्जेब्रिक मेथड मतलब जिसमें हम मैथमेटिकली कोरिलेशन फाइंड आउट करते हैं। 2 मेथड्स हैं, वैसे तो इसके 5 मेथड्स हैं, पर उन 5 को भी हम आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ग्राफिकल मेथड एंड द सेकेंड वन इज अल्जेब्रिक मेथड। ग्राफिकल मेथड मतलब जिसमें आप ग्राफ या डायग्राम के थ्रू कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो, एंड द अल्जेब्रिक मेथड इज जिसमें आप मैथमेटिकली फॉर्मूला यूज करके कोरिलेशन को जो है फाइंड आउट करते हो। ग्राफिकल मेथड में हमारे पास सबसे पहला आता है, in graphical method the first method is scatter diagram। कल जो शबनम हमने डायग्राम किए थे वो हमने इसी मेथड से किए थे, scatter diagram। and the second one under this is correlation graph। correlation graph, इन दोनों को हमने डायग्रामेटिकली पढ़ना है। और अगर हम अल्जेब्रिक मेथड की बात करें जिसमें हमने मैथमेटिकली पढ़ना है, तो उसमें सबसे पहला मेथड जो कि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट मेथड है इसका, दैट इज कार्ल पियर्सन मेथड, जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। कार्ल पियर्सन, कार्ल पियर्सन एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है, कार्ल पियर्सन मेथड। सेकेंड वन इज, फर्स्ट वन इज कार्ल, KARL, कार्ल पियर्सन मेथड। सेकेंड वन इज स्पेयरमैन्स रैंक मेथड। स्पेयरमैन अगेन एक स्टैटिस्टिशियन का नाम है, स्पेयरमैन्स रैंक कोरिलेशन मेथड। एंड द थर्ड वन इज कंकरेंट डेविएशन मेथड। मीनिंग हो गया क्लियर? कंकरेंट डेविएशन, CONCURRENT, this is double R, concurrent deviation method। 5 के 5 मेथड में से अगर सबसे ज्यादा वेटेज है किसी मेथड की या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो मेथड, तो दैट मेथड इज कार्ल पियर्सन मेथड। नंबर पे जो सेकंड इंपॉर्टेंट मेथड है दैट इज स्पेयरमैन रैंक मेथड। उसके बाद हमारे पास फिर बाकी इक्वली वेटेज के साथ आते हैं कंकरेंट डेविएशन, स्कैटर डायग्राम एंड कोरिलेशन। सबसे पहले अगर हम बात करें स्कैटर डायग्राम की, तो स्कैटर का मतलब क्या होता है? स्कैटर को अगर हम हिंदी में बात करें, स्कैटर का मतलब होता है जो चीज बिखरी हुई हो। मतलब आप एक अपने पॉइंट्स को एक ग्राफ पे प्लॉट करते हो जो कि आपस में स्कैटर्ड होते हैं, आपस में खिलरे पड़े हैं, उनकी मदद से जब आप कोरिलेशन फाइंड आउट करते हो तो उसको बोलते हैं स्कैटर डायग्राम। जैसे मान लो मेरे पास फर्टिलाइजर्स एंड प्रोडक्शन का एक डायग्राम था जिसमें मैंने फाइंड आउट किया कि इस फर्टिलाइजर के साथ ये पॉइंट आ रहा है, इस फर्टिलाइजर के साथ ये पॉइंट आ रहा है, इस फर्टिलाइजर के साथ ये पॉइंट आ रहा है। मीन्स जब मैं इन लाइंस के बजाय सिर्फ और सिर्फ पॉइंट्स बनाऊं, दैट मीन्स फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन इस साइड पे है। पहले फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन का पॉइंट आ रहा था ये वाला, यानी अप्रोक्सीमेटली दिस वन। सेकेंड पॉइंट आ रहा था ये वाला, एंड द थर्ड पॉइंट इज दिस वन। इसको जब मैं सिर्फ इन्हीं पॉइंट्स को ग्राफ पे प्लॉट करती हूँ तो ये है मेरा स्कैटर डायग्राम, कि जब आप सिर्फ पॉइंट्स की हेल्प से जो है कोरिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे हो। मेरे पास जो डायग्राम बनेगा, ये फर्स्ट डायग्राम है, इस तरह से मेरे पास पॉइंट्स आएंगे जो एक ही लाइन में स्ट्रेट जा रहे हैं। और अगर इन सबको ज्वाइन करूं तो मेरे पास एक स्ट्रेट लाइन बनी। और कल ही हमने पढ़ा जब स्ट्रेट लाइन अपवर्ड स्लोपिंग होती है तो कोरिलेशन पॉजिटिव होता है, ऊपर जा रही है पॉजिटिव। और दूसरा हमने पढ़ा था जब स्ट्रेट जाती है दैट मीन्स जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर हो जाता है
तो हम उसको बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। दैट मीन्स मेरे पास ये जो डायग्राम बना, इस तरह से लाइंस पॉइंट ऊपर जा रहे हैं, तो मेरे पास एक लाइन आ रही है इस तरह से, ये शो करती है कोरिलेशन है परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब है, कल हमने पढ़ा था परफेक्ट का मतलब होता है 1, क्योंकि ऊपर जा रही है तो परफेक्ट पॉजिटिव यानी +1 मेरे पास कोरिलेशन निकल गया कि आंसर आएगा +1। हो गया। अगर मेरे पास पॉइंट्स को प्लॉट करके डायग्राम इस तरह का आए, मुझे पॉइंट्स दिए होंगे, पेपर में दिया होगा x इतना है, y इतना है, दैट मीन्स फर्टिलाइजर इतने हैं और प्रोडक्शन इतनी है, आप इसका स्कैटर डायग्राम बनाओ। फर्टिलाइजर 50 थे, प्रोडक्शन 100 थी, फर्टिलाइजर 100 थे, प्रोडक्शन 200 थी, तो मैंने सिर्फ पॉइंट प्लॉट किया है कि 50 फर्टिलाइजर 100 प्रोडक्शन, 100 फर्टिलाइजर 200 प्रोडक्शन, तो मेरे पास पॉइंट आ गए थे, बस मैंने उनको भी लाया। पिछला डायग्राम ऐसे बना था। सेम ऐसे अगर मुझे ऐसे दिया हो कि जब फर्टिलाइजर 20 है, प्रोडक्शन है 100 की, जब मैंने फर्टिलाइजर्स को 40 पे लेके गई तो प्रोडक्शन हो गई 80 की। मुझे यहाँ से देख के पता चल रहा है एक इंक्रीज हो रहा है और दूसरा डिक्रीज हो रहा है। कल ही हमने पढ़ा जब एक चीज इंक्रीज और दूसरी डिक्रीज हो, दैट मीन्स इनडायरेक्ट रिलेशन हो, तो हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। जब मैं इसको डायग्राम पे प्लॉट करूंगी तो मेरे पास कुछ ऐसे पॉइंट्स आएंगे। जब मैं पॉइंट्स को प्लॉट करूंगी कि 20 फर्टिलाइजर पे 100 प्रोडक्शन, 40 फर्टिलाइजर किया, प्रोडक्शन पीछे आ रही है, फर्टिलाइजर बढ़ाती जा रही हूँ तो प्रोडक्शन कम होती जा रही है, ये बढ़ रहा है, ये कम हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं नेगेटिव कोरिलेशन। अब अगर इसको मैं एक डार्क लाइन से बनाऊं तो मेरे पास ऐसी एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, और कल ही हमने पढ़ा जब स्ट्रेट लाइन बनती है दैट मीन्स जब दोनों का चेंज सेम होता है, इसका चेंज और इसका चेंज बराबर है, जितना गैप ये है उतना ही गैप ये है, जब हमारे पास गैप बराबर होता है, चेंज बराबर होता है, उसको हम बोलते हैं परफेक्ट। तो मेरे पास कोरिलेशन कौन सा आया, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। और कल जब हमने डिग्री पढ़ी तो उसमें हमने पढ़ा परफेक्ट नेगेटिव का मतलब होता है -1, तो मेरे पास कोरिलेशन निकल गया -1। कोई पैटर्न नहीं, मतलब R = 0 हो गया। तो ये था हमारा स्कैटर डायग्राम। सेकेंड मेथड इज कोरिलेशन ग्राफ। ग्राफ है तो यहां से मुझे पता लग गया अगेन बनेगा तो इसका डायग्राम ही। इस डायग्राम में हम क्या करते हैं, हम फर्टिलाइजर और मेरा जो प्रोडक्शन है, यानी कि जो दो अलग अलग चीजें थी, दोनों को अलग अलग प्लॉट करते हैं। कोरिलेशन ग्राफ के अंदर आपको फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन के साथ साथ एक चीज और दी जाएगी, दैट विल बी, यानी फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन मैंने तो एग्जांपल में लिया, मतलब कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे एक्स और वाई हो सकता है, रेन एंड जैसे कल हमने एग्जांपल दी थी, रेन और बच्चों के स्कूल में प्रेजेंस हो गई, सीड्स हो गए, प्रोडक्शन हो गई, कुछ भी हो सकता है। इसके साथ आपको टाइम भी दिया जाएगा कि किस टाइम पे कितने फर्टिलाइजर के साथ कितनी प्रोडक्शन आ गई। तो जब भी मेरे पास टाइम आ गया और साथ में उसने कोरिलेशन को ग्राफिकली फाइंड आउट करने के लिए कहा, तो इसका मतलब मैंने कोरिलेशन ग्राफ यूज करना है। अगर बिना टाइम के वो मुझे ये वाला कॉलम नहीं देता, सिर्फ एक्स और वाई देता और कहता ग्राफ बनाओ, तो मैंने बनाना था स्कैटर डायग्राम। लेकिन अगर वो मुझे ये वाले तीनों कॉलम देता और बोलता ग्राफ बनाओ, तो मैंने बनाना है कोरिलेशन ग्राफ। डिफरेंस समझ में आ गया दोनों में कब कौन सा बनाना है। तो जैसे मेरे को दिया हुआ है टाइम, फर्टिलाइजर एंड प्रोडक्शन, लेट अस सपोज मैंने सीड्स एंड प्रोडक्शन ले लिया कि अच्छे सीड्स डालोगे तो प्रोडक्शन पे किस तरह का फर्क पड़ेगा। टाइम दिया हुआ है, लेट अस सपोज 90, 90, 91, 92 एंड 93। सीड्स मेरे को दिए हुए हैं कि मैंने कितने कितने टन जो है सीड्स को यूज किया और मेरी प्रोडक्शन जो है वो कितने लाख टन से बढ़ गई। तो लेट अस सपोज मैंने सीड यूज किए 46, 40, 58 एंड 50, और प्रोडक्शन थी जब मैंने 46 टन सीड्स यूज किए तो मेरी प्रोडक्शन 50 टन से बढ़ गई। जब मैंने 40 टन सीड्स यूज किए तो मेरी प्रोडक्शन 60 टन की हो गई, और जब मैंने 58 टन यूज किए तो मेरी प्रोडक्शन जो है दैट इज 90 और उसके बाद 100 होगी। वैसे तो टेबल देख के समझ आ रहा है कि इसके बढ़ने से ये भी बढ़ रहा है तो रिलेशन पॉजिटिव ही आएगा, लेकिन अब हमने इसको ग्राफ पे बनाना है। जब मैं ग्राफ पे बनाऊंगी तो हमेशा ही एक्स एक्सिस पे जब भी आपने कोरिलेशन ग्राफ बनाना है
तो एक्स एक्सिस पे हमेशा टाइम लेते हैं और बाकी जो भी दिया हो वो वाई एक्सिस पे लेते हैं। फर्टिलाइजर और प्रोडक्शन दोनों के दोनों वाई एक्सिस पे आ जाएंगे। हो गया। अब मैं प्लॉट करूंगी। करना क्या है, 90 के सामने फर्टिलाइजर था 46, लेट अस सपोज दिस इज 10 20 30 40 एंड 50 एंड 60। पर मेरे को तो 90 तक जाना है। चलो मैं 10 का गैप लेती हूँ। दिस इज 10, दिस इज 20, मैं 20 का गैप ले रही हूँ। दिस इज 20, दिस इज 40, दिस इज 60 80 100 एंड 120। इधर मैंने ग्राफ लिया, दिस इज 90 90 91 92 एंड 93। मेरे पास था 90 में सीड्स थे 46 एंड प्रोडक्शन थी 50। तो यहाँ पे हम फर्टिलाइजर की जगह सीड्स की एग्जांपल है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सीड है 46 मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे ये वाला पॉइंट। तो हमने सिर्फ पॉइंट प्लॉट करना है, तो मेरे पास एक यहाँ पे पॉइंट आएगा। रेड कलर में सीड्स एंड मैं ग्रीन कलर में प्रोडक्शन ले रही हूँ। जब मेरे सीड्स 46 थे तो मेरी प्रोडक्शन थी 50 की, तो 90 के सामने 50 पे आ गई ये वाला पॉइंट। हो गए 2 पॉइंट। सेम लाइन पे रेड कलर मेरे सीड्स को शो कर रहा है और ग्रीन कलर मेरे प्रोडक्शन को शो कर रहा है। डन। सिर्फ हम ग्राफ बना रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। नेक्स्ट है 91 के सामने 40 एंड 60। 91 के सामने 60 एंड 40 है यहाँ पे, तो मेरे पास ये पॉइंट आया। देन 92 के सामने 58 एंड 96। 58 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे, एंड 96 मेरा जाएगा अप्रोक्सीमेटली 100 के पास, तो दैट मीन्स यहाँ पे। उसके बाद है 93 पे है मेरे पास 50 और 100 यानी पूरा पूरा यहाँ पे, एंड 50 दैट मीन्स इसके सामने। हो गया इतना। मैंने पॉइंट्स प्लॉट किए। ग्रीन वाले पॉइंट्स प्रोडक्शन को शो कर रहे हैं एंड रेड वाले पॉइंट सीड्स को शो कर रहे हैं। जब मैं दोनों की कर्व मिलाऊंगी तो मेरे पास लाइन बनेगी। ये मेरे पास एक लाइन बनी, स्टार्टिंग यहीं से हो रही थी। उसके बाद जब मैं दूसरे की लाइन बनाऊंगी तो मेरे पास ये एक लाइन बनेगी। हो गया इतना। अब यहां से पता लग रहा है कि दोनों की दोनों ऊपर जा रही हैं। जैसे जैसे टाइम चेंज होता जा रहा है सीड्स भी बढ़ रहे हैं और प्रोडक्शन भी बढ़ रही है, तो पॉजिटिव कोरिलेशन है। कितना है ये मैं इसमें नहीं बता सकती, इसीलिए हम इस मेथड को भी छोड़ देते हैं। कि इस मेथड का भी यही ड्रॉबैक है कि हम ये तो बता देते हैं कि कोरिलेशन है, बट कितना है वो ये नहीं बता पाते। हमने ये बता दिया दोनों में पॉजिटिव कोरिलेशन है, आंसर जो है प्लस में ही आएगा, लेकिन कितना आएगा वी कांट से दैट। नेक्स्ट मैं शुरू कर रही हूँ अलजेब्रिक मेथड में, नीचे से मेथड शुरू कर रही हूँ। हमारा थर्ड मेथड था कंकरेंट डेविएशन मेथड। वेरी इजी मेथड, कुछ भी नहीं करना, कोई कैलकुलेशन नहीं है, मैथमेटिकल मेथड है फिर भी बिना कैलकुलेशन की है। कंकरेंट डेविएशन का मतलब होता है, डेविएशन का मतलब होता है जब आप किसी चीज को जंप करते हो, जैसे हमने स्टैंडर्ड डेविएशन किया, जब हम जंप करते हैं तो जब भी मेरे पास डेविएशन आएगा तो मैंने एक स्टेप से दूसरे स्टेप जाना है। तो इस सम में मुझे मैथमेटिक्स का डाटा दिया होगा किसी का, जैसे मुझे दिया हुआ लेट अस सपोज ग्रीन या फर्टिलाइजर ही ले रही हूँ। फर्टिलाइजर जो है मेरे को टन में दिए हुए हैं, केजी टन में, एंड प्रोडक्शन जो है मुझे लाख टन में दी हुई है। केजी टन में सॉरी ओनली टन्स, टन्स में दिए हुए हैं एंड प्रोडक्शन मुझे लाख में दी हुई है। आई हैव गिवन कि जब फर्टिलाइजर 20 यूज किए 20 टन यूज किए तो प्रोडक्शन 100 टन की है। जब फर्टिलाइजर 30 से यूज किए तो प्रोडक्शन जो है वो 50 की हो गई। जब इसको मैंने 40 यूज किया तो प्रोडक्शन 90 की हो गई। जब मैंने इसको 50 यूज किया तो प्रोडक्शन 120 की हो गई। ये आपको पेपर में दिया होगा। उसने कहा फाइंड आउट कोरिलेशन यूजिंग कंकरेंट डेविएशन मेथड। कुछ भी नहीं करना, जस्ट हमें पहले इनको साइन प्रोवाइड करने हैं। साइन प्रोवाइड मतलब कि अगर तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्लस का साइन, अगर डिक्रीज हो रही है तो माइनस का साइन, अगर कुछ भी नहीं हो रहा तो भी प्लस का साइन आएगा कि उसमें 0 प्लस हुआ। अब 20 की अगर बात करूं, 20 से पहले क्या है मुझे क्या पता, 20 इंक्रीज होके आया या डिक्रीज होके आया।
तो 20 के सामने हम नो साइन डालते हैं। इस जीरो इस बॉक्स का मतलब है इस सर्कल का कि कोई भी साइन इसके सामने नहीं आएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता कि 20 और 100 से पहले क्या वैल्यूज थी और 20 और 100 इंक्रीज हुए हैं या डिक्रीज हुए हैं। अब आते हैं 30 पे। 20 से 30 वैल्यू बड़ी है तो आया प्लस, 30 से 40 अगेन वैल्यू बड़ी है तो आया प्लस, 40 से 50 भी वैल्यू बड़ी है तो आया प्लस। हो गया इतना। सेम ऐसे ही 100 से 50 वैल्यू कम हुई है तो माइनस, 50 से 90 अगेन वैल्यू डिक्रीज हुई है, सॉरी इंक्रीज हुई है तो प्लस, 90 से 100 जाऊं तो अगेन वैल्यू मेरी जो है 90 से 120 इंक्रीज हुई है तो मेरे पास सिंबल आ गया प्लस। हो गया इतना। फिर हमें क्या करना है, हमें बनाना है थर्ड कॉलम जिसकी हेड, इसको मैंने नाम दिया x, इसको मैंने नाम दिया y। थर्ड हेडिंग होगी x और y को मल्टीप्लाई करना। पहला x दूसरा y, थर्ड x और y को मल्टीप्लाई करना। पर क्योंकि जैसे ही मैंने साइन प्रोवाइड किए इनकी वैल्यू खत्म हो गई, अब सारा का सारा सम साइंस पे चलेगा। दोनों कॉलम खाली थे, मुझे दोनों के साइन नहीं पता था तो मुझे इसका साइन भी नहीं पता हो सकता। अगला देखूं तो प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, प्लस 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 प्लस, इतना हो गया। तो मेरे पास आया, अब पेपर में जो मैटर करेगा वो ये लास्ट वाला कॉलम ही करेगा, एक्स वाई वाला। एक्स वाई को जब मैंने सोल्व किया तो मेरे पास आया, पहले कॉलम की मुझे नॉलेज नहीं है, सेकंड माइनस देन प्लस देन प्लस। बस यहाँ पे हमें सिर्फ फॉर्मूला लगाना है। द फॉर्मूला फॉर कंकरेंट डेविएशन टू फाइंड कोरिलेशन इज अंडर द रूट प्लस माइनस बाहर भी और प्लस माइनस अंदर भी, 2c माइनस n डिवाइडेड बाई n। दोबारा बोल रही हूं, द कोरिलेशन फॉर्मूला यूजिंग कंकरेंट डेविएशन इज R इज इक्वल टू, कर मैंने बताया था R कोरिलेशन को लिखने का फॉर्म सिंबल है, जैसे हम मीन को x बार से लिखते हैं, प्लस माइनस 2c माइनस n डिवाइडेड बाई n विद इन ब्रैकेट। हो गया फॉर्मूला। अब फॉर्मूले में ये c और n क्या है और मैंने दो बार प्लस और माइनस क्यों लगाया। c का मतलब है, नीचे हम लिख लेते हैं, c मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन, जितने भी प्लस के साइन होंगे हमने सिर्फ वही लेने हैं। c मीन्स नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन एंड n इज नंबर ऑफ टोटल साइंस, कि टोटल साइन कितने थे। अब n ये नहीं लेना कि वैल्यूज कितनी थी, बहुत से बच्चे n ले लेते हैं वैल्यूज कितनी थी, वो बोलते हैं 4 वैल्यूज थी, 1 2 3 4 तो n हो गया 4। नहीं, हमने 4 नहीं लेना, हमने लेना है वैल्यूज नहीं लेनी, हमने लेने साइन कितने थे। पहले वाले को तो मुझे साइन ही नहीं पता, तो मेरे पास तो साइन सिर्फ 3 आ रहे हैं, तो n इज 3। आप इसको दूसरी तरह से भी याद कर सकते हो कि n का मतलब होता है टोटल वैल्यूज माइनस 1, जैसे जिसको याद रहे, चाहे लिख लो नंबर ऑफ टोटल साइंस, चाहे इसको लिख लो, इसको याद करने का दूसरा तरीका नंबर ऑफ वैल्यूज, कितनी वैल्यूज थी -1। जैसे इस सब में मेरे पास 4 वैल्यूज थी, 4 में से एक गए तो n मेरा 3 आएगा, n हमेशा एक कम आता है। हो गया। अब हमने प्लस और माइनस लगाया, इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो अंदर वाली वैल्यू को सोल्व करके -3 आ जाए। कभी आपने माइनस का स्क्वायर रूट देखा? माइनस का स्क्वायर रूट नहीं होता, इसीलिए हम बाहर माइनस लगाते हैं कि सम को सोल्व करते वक्त हम अंदर का माइनस इग्नोर कर देंगे, हम निकालेंगे 3 का, और जो भी आंसर आएगा उसके साथ माइनस लगा देंगे। यही माइनस आया है, उसका रीजन ये है, ये इसको दूसरे लॉजिकली पढ़ें तो मैंने जब जो निशान अंदर आएगा वही निशान बाहर आएगा। अंदर माइनस था तो मैंने बाहर भी माइनस लगा दिया, माइनस माइनस हो गए प्लस, स्क्वायर रूट निकल आएगा। अगर अंदर प्लस आया है तो मैंने भी अंदर बाहर भी प्लस ही लगाना है। वो माइनस और प्लस दोनों तरफ इसलिए लगते हैं ताकि मुझे स्क्वायर रूट सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। माइनस है तो बाहर माइनस लगा दूंगी क्योंकि माइनस माइनस प्लस ही हो जाएगा, प्लस है तो बाहर प्लस लगा दूंगी क्योंकि प्लस प्लस फिर प्लस ही रहेगा। जस्ट इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम 2 बार प्लस माइनस लिखते हैं। अब सम को सॉल्व करते हैं। इस सम में c था नंबर ऑफ पॉजिटिव साइन कितने, और देखना सिर्फ x y को है मल्टीप्लाई करके, पहले 2 कॉलम खत्म। प्लस के साइन मेरे पास 2 थे
तो इस सम में मेरा c है 2। n था टोटल साइंस, टोटल साइन थे 3, 1 2 3, या देख लो टोटल जितनी वैल्यूज थी उसमें से एक माइनस करना, 4 वैल्यूज थी, 4 में से एक गया 3। c और n कैसे आया, समझ में आया? तो बस फॉर्मूले में फिल करते हैं। c की जगह मैंने भरना है 2 एंड n की जगह पे मैंने भरना है 3। c की जगह पे 2, 2 इंटू 2 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 3। 2 इंटू 2 होता है 4। 4 माइनस 3 इज 1, 1 डिवाइडेड बाई 3। कौन सा मान आया मेरे पास, प्लस का कि माइनस का? 4 माइनस 3 प्लस का वन हुआ ना, तो मैंने सारे के सारे साइन प्लस के लेने हैं। यहाँ पे भी प्लस, यहाँ पे भी प्लस। लेट अस सपोज इसी सम को करते हुए जब मैंने सम को सोल्व किया, यहाँ पे 4 माइनस 3 की जगह लिखा होता 3 माइनस 4। अगर मैं यहाँ पे 3 माइनस 4 लिख दूं ना, तो आंसर आएगा माइनस का 1। माइनस का 1 आएगा। यहाँ पे माइनस है तो मुझे यहाँ पे भी माइनस लेना है और यहाँ पे भी माइनस लेना है। उससे क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और माइनस भी रह जाएगा। ये इसलिए लगाया था, बट क्योंकि इस सम में मेरे पास आंसर ही +1/3 आया था, तो हम प्लस का साइन ही लेंगे सब तरफ। बस स्क्वायर रूट सोल्व कर दो, आपका r आ गया। हाँ, उसका जैसे इसी का आंसर लेती हूँ मैं। मान लो मेरा आंसर आ जाता -1/3, 3 माइनस 4। यहाँ पे माइनस है ना, तो मेरे को 2 बार और माइनस लेना पड़ेगा। यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस। उससे क्या होगा, ये माइनस माइनस कट जाएंगे, फिर से हो गया +1/3। +1/3 का स्क्वायर रूट निकालो, जो भी आंसर आए उसके आगे माइनस लगा दो। क्लियर हुआ?